Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, कैसे हैं आप लोग? Hope so आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और इस समय तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है बेटा, ठीक है ना? तो जितने भी बच्चे इस समय ये सोचकर थोड़ा सा ढीले पड़ रहे हैं कि शायद पेपर हमारे पोस्टपोन्ड हो जाएंगे, तो प्लीज़ अभी आप ऐसा मत करिए। आप यही सोचकर अपनी तैयारी करिए कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होंगे। बिकॉज़ इन केस अगर ये पोस्टपोन होते हैं तो आपके लिए ये बफर हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा एंड डेफ़िनेटली फिर उस केस में आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? तो मेरा सजेशन है आप सभी से कि जितने भी स्टूडेंट्स जून अटेम्प्ट में अपीयर कर रहे हैं, उनको अभी अपनी तैयारी बिल्कुल वैसे ही करनी है जैसे कि हमारे एग्ज़ाम जून में ही हैं, ठीक है? क्योंकि वैसे तो अभी तक कोई एज़ सच नोटिफ़िकेशन आया भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी को किसी भी तरह से ढील मत दें और उसको सख्ती से, ठीक है ना? सख्ती से आप उसको करें और आई एम वेरी श्योर कि डेफ़रमेंट हो या ना हो, बट अगर हमारी तैयारी जून के हिसाब से हुई, तो डेफ़िनेटली हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत फ़ेवरेबल होगा। ठीक है सर, चलिए। तो आप सभी का स्वागत है मिशन 2.0, जिसमें इफ़ यू रिमेंबर तो हम लोगों ने जीएसटी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस करने का सोचा है एंड इस मिशन के अंदर हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कॉम्पोजिशन स्कीम, दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वैल्यूएशन। आई एम वेरी श्योर ये दोनों चैप्टर्स विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको समझ आ गए हैं, ठीक है सर? आज जो मैं चैप्टर उठाने जा रहा हूँ दैट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, और आईटीसी का ये जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जब इसको पढ़ेंगे तो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में कुछ टॉपिक्स को रिवाइज भी करेंगे, ठीक है सर? तो अच्छा, जो भी मैं कराऊंगा डेफिनेटली वो अमेंडेड होगा। तो अगर आपने मेरी अमेंडमेंट क्लास देख ली हो तो उस अमेंडमेंट को मैं इसमें इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? ताकि जब आप अमेंडमेंट क्लास सेपरेटली देखते हो और जब विद क्वेश्चन देखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ सर, अब हमारा कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है जी? ठीक है सर, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अब से ये जो क्लासेस हैं ये मैं सिर्फ रात को आपको दिया करूँगा और सुबह मैं यहाँ से हटा दिया करूँगा। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्लासेस को देख रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको कन्वीनियंस के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली फिर आप एक रिदम खो देंगे। एंड आई वांट यू पीपल कि आप एक कॉन्टिन्यूस बेसिस पर, जैसे मैं आपके साथ इस समय काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ काम करिए, सो दैट हम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम दोनों मिलकर जो हैं, आप भी और हम भी मिलकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी? ठीक है सर। तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि खाली मैं ही तैयारी करा रहा हूँ और आप नहीं कर रहे। नहीं सर, बिल्कुल हम लोग साथ साथ ही आज पूरी क्लास ख़त्म कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। तो लीजिए, मिशन 2.0 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन जीएसटी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, ठीक है जी? डेफिनेटली जब मैं ये चैप्टर कराऊंगा तो मैं साथ में आपको आईटीसी के प्रोविजंस भी याद कराता रहूंगा, और आप देखोगे कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेंगे आज और आईटीसी के प्रोविजंस भी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है सर? अच्छा, डेफिनेटली आप सबको मालूम है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, तो मैं जो आज की क्लास दूंगा दैट विल बी फॉर 40 to 45 मिनट्स। लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा वो इतना इफेक्टिव होगा, इतना इफेक्टिव होगा कि आप लोगों को जितना भी मैं पढ़ाऊंगा ना विद क्वेश्चंस, वो चैप्टर आपके पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है सर? और आईटीसी की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की एक और क्लास हम लोग कल रखेंगे, जिससे हमारा आईटीसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है सर? डन। स्टार्ट करें बेटा? यस सर। देखो, सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट्स, राइट? तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज इनपुट टैक्स। वैसे तो जब मैं लेमैन क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज इनपुट टैक्स, तो कई बार बच्चा मुझे आंसर देता है सर इट इज द टैक्स विच इज पेड ऑन इनपुट। आई होप सो सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन सही मायने में जब आप इनपुट टैक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल अलग डेफिनेशन है। बिल्कुल सही। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इनपुट टैक्स फर्स्ट, ठीक है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 62 ने मुझे बताया
डेफिनेशन फॉर इनपुट टैक्स, ठीक है जी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, इनपुट टैक्स क्या होता है? इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब इनपुट टैक्स की जो डेफिनेशन है वो हमेशा इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन बताई गई है। इसका मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए देयर इज नो सच डेफिनेशन फॉर इनपुट टैक्स, ठीक है सर। तो वो कहता है इनपुट टैक्स इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन मींस सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, integrated tax, union territory tax, charged on supply of goods or services or both made to him। इसका मतलब अगर किसी भी तरह की कोई भी गुड्स या सर्विसेज किसी भी व्यक्ति को जब की जाती हैं और उस पे जब कोई टैक्स चार्ज किया जाता है, वो टैक्स उस व्यक्ति के लिए कहलाता है इनपुट टैक्स, ठीक है सर। एंड इट इंक्लूड्स, और इसमें कुछ इंक्लूड भी किया जाएगा। अब वो इंक्लूड क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। आईजीएसटी जो कि चार्ज किया जाता है ऑन इंपोर्टेड गुड्स। सर याद रखना मेरी बात कि जब मैं ये लाइन बोलता हूं आईजीएसटी चार्ज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, याद रखना इंपोर्टेड गुड्स पे कस्टम ड्यूटी भी पेड होती है, बीसीडी पेड होती है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज पे होता है। लेकिन क्रेडिट की जब बात आएगी तो सिर्फ आईजीएसटी जो चार्ज किया जाता है ऑन इंपोर्टेड गुड्स, सिर्फ उसी का क्रेडिट मिलता है। इसीलिए उन्होंने जब इनपुट टैक्स की डेफिनेशन की बात करी तो उसमें सिर्फ उन्होंने किसको इंक्लूड करा? आईजीएसटी जो कि चार्ज किया जाएगा ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है सर। एंड टैक्स विच इज पेड अंडर आरसीएम। इसका मतलब अगर आपने कोई सप्लाई लिया था जिसपे आपने खुद टैक्स पे करा है अंडर आरसीएम, तो भले ही टैक्स आपने पे करा है उस व्यक्ति को नहीं दिया, तो भी वो टैक्स जो आप खुद पे कर रहे हो रिलेटेड टू योर इनवर्ड सप्लाई, वो कहलाएगा आज भी क्या? इनपुट टैक्स, ठीक है सर। तो इनपुट टैक्स क्या होता है सर? इसका मतलब कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ जब किसी भी व्यक्ति को की जाती है और उस पर जब कोई टैक्स चार्ज किया जाता है, वो टैक्स उस व्यक्ति के लिए इनपुट टैक्स कहलाता है। इसके अलावा वो व्यक्ति अगर कुछ इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहा है और उस पर अगर आईजीएसटी पे करके आया है, वो भी उसका इनपुट टैक्स है। और जो भी उसने टैक्स पे करा होगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या वो टैक्स भी उसके लिए इनपुट टैक्स है, ठीक है सर। बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स विच इज पेड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। शायद ये हम सबको मालूम है, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिस पर टैक्सेस वर पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, वो अमाउंट ऑफ टैक्स आपके लिए इनपुट टैक्स कभी नहीं कहलाता। हाँ सर, हमें मालूम है वो हमारे लिए इनपुट टैक्स नहीं कहलाता, और वैसे भी हमें मालूम है कि इनपुट टैक्स लेने के लिए, उसका क्रेडिट लेने के लिए इनवॉइस होना चाहिए, और हमें मालूम है कि कॉम्पोजिशन वाला स्कीम वाला जो व्यक्ति है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, वो इनवॉइस इशू ही नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली हम उसको इनपुट टैक्स बोल ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। अब चैप्टर का नाम था आईटीसी, तो दिमाग में क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज आईटीसी? तो अब गवर्नमेंट ने कहा क्रेडिट जब आप लोगे उसी इनपुट टैक्स का जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है सर। तो अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज इनपुट टैक्स, और एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अगर इस क्लास को देख रहे हो तो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, एमसीक्यू में वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो इनपुट टैक्स में आती है, तो क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल सही। और अगर कोई पूछता है सर व्हाट इज आईटीसी, तो उसी इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आईटीसी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन, क्रेडिट ऑफ सेस। सर यार एक बात बताओ, आपने सेंट्रल टैक्स बोला, स्टेट बोला, इंटीग्रेटेड बोला, यूनियन टेरिटरी टैक्स बोला, लेकिन आपने कहीं पर भी जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नहीं बोला। सर बिल्कुल सही बात है, क्या इसका मतलब अगर मैं कोई जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे करके आया हूं वो इनपुट टैक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन? हाँ सर, इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ। तो मेरा प्रश्न है, अगर जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस आप पे करके आए हो किसी चीज पर, उसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं? क्या उसके लिए उसका पहले इनपुट टैक्स कहलाना जरूरी था, बाद में उसके क्रेडिट की बातें की जाएंगी? हाँ सर, ये तो गड़बड़ हो गई सर, डेफिनेशन में तो कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ कि वो इनपुट टैक्स है या नहीं। बिल्कुल सही, लेकिन मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के सेक्शन 11 में लिखा हुआ है
कि जो भी प्रोविजंस ऑफ आईटीसी अंडर सीजीएसटी एक्ट होंगे, मुटाटिस मुटेंडिस आप पे लग जाएंगे इन जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ऑल्सो। इसका मतलब एज पर सेक्शन 11 जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी इनपुट टैक्स होता है जिसका क्रेडिट हमें मिलता है। वो अलग बात है कि इस डेफिनेशन के अंदर उन्होंने यहां पर सेस कहीं पर भी मेंशन नहीं करा। अच्छा, तो इसका मतलब सर अगर पेपर में आ जाए क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट मिलता है? सर 100% मिलता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है जो कि सेक्शन 11 ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस में लिखी हुई है। और वो कंडीशन क्या है? दैट क्रेडिट ऑफ दैट सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेविएबल अंडर सेक्शन 8 ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस शैल बी यूटिलाइज ओनली टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ सेड सेस। मतलब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट को यूज किया जा सकता है ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ओके सर, समझ आ गया सर। ठीक है सर, अगर इसका मतलब पेपर में जब क्वेश्चन आएगा इनपुट टैक्स डिफाइन करो, तो यहां हमें सेस नहीं लिखना सर, बिल्कुल भी नहीं लिखना, ध्यान रखना। ठीक है सर, समझ गए सर, बिल्कुल सही है सर। लो जी, तो मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का क्रेडिट मिलता है या नहीं, इफ यस हाउ इट इज टू बी यूटिलाइज, तो ये मैंने बता दिया आपको। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, कहते हैं क्रेडिट लेने की कंडीशंस क्या है। सर अगर आपको याद हो तो हमने 3 सेक्शन पढ़ने थे, 16, 17, 18। जब हम आईटीसी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट 3 सेक्शन, 16, 17 और 18। और अगर आपने सेक्शन 16 मेरे साथ ढंग से पढ़ा हो तो सेक्शन 16 के अंदर ये कहा गया था कि आईटीसी कैन बी अवेल्ड सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। और उनमें से पहली कंडीशन क्या थी, याद करेंगे कि आईटीसी सिर्फ मिलता है अगर नंबर 1 आपकी पोसेशन में टैक्स इनवॉइस, या आपकी पोसेशन में डेबिट नोट, या आपकी पोसेशन में बिल ऑफ एंट्री, या फिर आपके पोसेशन के अंदर आईएसडी इनवॉइस। याद रखना, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है अगर आप क्रेडिट को अवेल करना चाहते हो। ठीक है सर, तो मेरा क्वेश्चन है टू अवेल क्रेडिट, टू अवेल क्रेडिट व्हाट आर द कंडीशंस। सर पर्सन मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, या फिर आईएसडी इनवॉइस। ठीक है सर। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज या बोथ रिसीव्ड हुई होनी चाहिए, रिसीव्ड हुई होनी चाहिए। ठीक है जी। हालांकि अगर आपको याद हो तो इसमें हमने एक एक्सप्लेनेशन पढ़ा था डीम्ड रिसीवल का। सर कौन सा वाला, मैं याद करा देता हूँ, याद करा देता हूँ। इधर देखो, मान लो मिस्टर एक्स जो था उसने ऑर्डर दिया मिस्टर वाई को, और उसने मिस्टर वाई को बोला कि तुम डायरेक्ट डिलीवरी जो है मेरे जॉब वर्कर को दे दो। तो आपको याद होगा हमने क्या सोचा था इसमें कि इवन दो गुड्स आर रिसीव्ड बाय जॉब वर्कर, हमारे पास तो आया ही नहीं, बट क्या हम इसको डीम्ड एज रिसीव्ड मानते थे। हाँ सर याद है हमें, सर याद है हमें सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब बिफोर रिमूवल, रिमूवल से पहले या एट द टाइम ऑफ रिमूवल, अगर हम लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया कि गुड्स की डिलीवरी जो है किसी अन्य व्यक्ति के पास जाएगी जो कि हमारा एक तरह से जॉब वर्कर है, तो फिर ये मान लिया जाता था कि इट इज डीम्ड रिसीव्ड बाय द पर्सन हु हैज मेड द ऑर्डर। याद करो ये बिल टू शिप टू का केस था। हाँ सर याद है, तो जिसके नाम पे बिलिंग होती है उसके नाम पर ये क्रेडिट। ठीक है सर, तो ये हमें क्लियर हो गया। सप्लायर हैज एक्चुअली पेड टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब अगर आपको याद हो मेरी, अगर आपने अमेंडमेंट क्लास लिया है तो मैंने ये बताया था कि पुराने लॉ में यहाँ लिखा होता था सब्जेक्ट टू सेक्शन 41। सब्जेक्ट टू सेक्शन 41 में क्या होता था कि मुझे क्रेडिट तभी मिलता था जब मेरे सप्लायर ने पे करा हो। और फिर हम बाद में ये बोलते थे कि इवन इफ सप्लायर ने नहीं पे करा होगा, क्या हम प्रोविजनली क्लेम कर लेते थे। हाँ सर, तो मैंने आपको बताया था कि एक ना रूल 36 में सब रूल 4 ऐड किया गया है, और अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 4 अब से आपका जो क्रेडिट होगा ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 20% ऑफ जो भी क्रेडिट आपको अवेल हो रहा है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब सर अब से याद रखना प्रोविजनल वाला जो पंगा था कि अगर आपका सप्लायर पे नहीं कर रहा तो भी आप प्रोविजनली ले लेना, ये अब हट गया है।
अब से हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारा सप्लायर पे नहीं करता है तो रूल 36 सब रूल 4 लग जाएगा, और ऐसे में ये कहा जाएगा कि हम लोगों को क्रेडिट तो मिलेगा बट वो रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट होगा, और वो रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट कितना है? 20%। अब 20% किसका? मेरी अमेंडमेंट क्लास आपने ली हो तो आपको वहां दिख जाएगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर। तो अब याद रखना कि इस कंडीशन में सप्लायर ने पे करा होना चाहिए तो ही आपको पूरा मिलेगा, लेकिन अगर सप्लायर ने पे नहीं करा है तो आपको मिलेगा बट वो रिस्ट्रिक्टिव क्रेडिट होगा, और वो रिस्ट्रिक्शन कितनी होगी? अप टू 20%। ठीक है सर। ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। ठीक है सर। तो चार कंडीशन है, मेरे साथ फटाफट से बोलेंगे। सर पहली कंडीशन है कि पर्सन मस्ट बी इन द पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री, आईएसडी इनवॉइस एज द केस में बी, या उसने रिसीव करा होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, सप्लायर ने वो पेमेंट गवर्नमेंट को पे करी होनी चाहिए, और अगर पे नहीं करी होगी तो आपका जो क्रेडिट है वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा एज पर रूल 36 सब रूल 4, और ही हैज फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39। तो अगर पेपर में आ जाता है व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग आईटीसी, तो आपने ये आंसर लिखना है। ठीक है सर। मैं आपको समझ रहे, मैं थ्योरी भी करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा अभी, तो आपके मैं सारे क्वेश्चन जो आईटीसी पे बन सकते हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर और कुछ? अगले क्वेश्चन पे आएंगे, पांचवा क्वेश्चन कहता है एस लिमिटेड मान लेते हैं एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है इन जयपुर, enter into contract with a supplier for supply of input X 10,000 यूनिट and will be supplied in 4 lots. Invoice for complete 10,000 यूनिट्स was issued along with first lot. यानी कि माल आएगा 4 टुकड़ों में, लेकिन इनवॉइस जो था पूरी कंसाइनमेंट का एक साथ आपको दे दिया गया। क्वेश्चन क्या है आप समझ चुके हो। ब्रीफली बताइए वेदर एस लिमिटेड एलिजिबल टू टेक क्रेडिट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। क्या ऐसा हो सकता है कि 4 लॉट थे और अगर सिंगल लॉट आया है, मान लो 2,000 यूनिट्स का आया है, तो ऑल्दो इनवॉइस तो 10,000 यूनिट्स का था, तो क्या हम 2,000 का क्रेडिट ले सकते हैं? सर अगर आपको याद हो तो आपने प्रोवाइजो टू सेक्शन 16(2) पढ़ा होगा, उसमें क्या लिखा था कि आपको जब भी लॉट में माल आता है तो क्रेडिट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कब आती है? किसी को याद होगा? जब लास्ट लॉट आपके पास रिसीव होगा। इसका मतलब आपके पास एलिजिबिलिटी टू गेट क्रेडिट फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉट पे नहीं होती, आपके पास एलिजिबिलिटी टू गेट क्रेडिट कब होती है? जब आखिरी लॉट आता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रोपोर्शनेट कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूं ये हमें प्रोवाइजर टू सेक्शन 16(2) याद आ गया। याद आ गया सर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा मेरे साथ। कहता है कि इन अबव क्वेश्चन अगर ये लास्ट लॉट जो है वो हमने रिसीव करा होगा 28 जनवरी में, तो क्रेडिट की एलिजिबिलिटी कब आएगी? सर इसी दिन आएगी। ठीक है सर। इसका मतलब जब भी लॉट्स में माल आता है, आप सबको मालूम है कि हमारा आखिरी लॉट जब आता है तो हमारे पास क्रेडिट की एलिजिबिलिटी आती है। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। कहते हैं व्हाट वुड हैपन of ITC by the registered person if he has not paid consideration along with tax within 180 days from date of issuance of invoice। आपको याद होगा 180 दिन का कंडीशन होता था, और वो 180 दिन की कंडीशन होती थी कि अगर आपने 180 डेज में पे नहीं करा तो कौन बताएगा जितना भी क्रेडिट आपने अवेल करा था, क्या वो सारा क्रेडिट हमें वापस पे करना होगा, और उसके लिए क्या ये मेरी आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा? बिल्कुल सही, अलोंग विद इंटरेस्ट। बिल्कुल सही। तो आपको बस ध्यान रखना है कि 180 डेज की जो कंडीशन होती है वो आपको मीट करनी पड़ती है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रूल 37 इस पॉइंट पर 2 एक्सेप्शन देता है हमें। पहली एक्सेप्शन
कहता है अगर कोई सप्लाई शेड्यूल 1 में कवर्ड है, सोच के देखो कि अगर कोई सप्लाई शेड्यूल 1 में कवर्ड है तो क्या वो तो वैसे ही उन एक्टिविटीज की बात करता था जिसमें कंसिडरेशन था ही नहीं। तो फिर ऐसे में कंडीशन ऑफ पेमेंट विद इन 180 डेज क्या उन सप्लाईज पर नहीं लगनी चाहिए विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 1? बिल्कुल सही है सर। तो इसका मतलब ये जो 180 डेज वाली कंडीशन होती है वो किस पे नहीं लगती सर? ये उस सप्लाईज पर नहीं लगती, उन एक्टिविटीज पर नहीं लगती जिन्हें सप्लाई माना जाता है अंडर शेड्यूल 1। ठीक है सर, रीजन समझ आ रहा है ना? क्योंकि उसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं। तो जब किसी सप्लाई में कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पर पेमेंट करना विद इन 180 डेज क्या डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्या वो विदाउट कंसिडरेशन मूवमेंट हुआ था? हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक सेकंड एक्सेप्शन पर। अब ये सेकंड एक्सेप्शन वैसे तो मैं पढ़ा दूंगा, सीधा बोल दूंगा, आपको समझ लेकिन आएगी नहीं, तो मैं कोशिश करता हूं समझाने की, फिर आप पढ़िएगा। सेकंड एक्सेप्शन कहती है कि अगर कोई अमाउंट जिस पर जीएसटी पेबल हुआ बिकॉज ऑफ सेक्शन 15(2)(b)। अब सर ये कौन सा उठकर आ गया? तो मैं आपको ना मैंने पहले ही बोला मैं सीधा लिखूंगा, आपको समझ नहीं आना, तो मैं आपको ना पहले एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है? तो वहां आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, एक बार एग्जाम्पल दे दो। देखो, मान लो बेटा ये सप्लायर है मेरा, ठीक है, और आप मिस्टर एक्स एक रिसिपिएंट हो, ठीक है, ठीक है जी। और आपने ना सप्लायर को एक ऑर्डर प्लेस करा है, ठीक है, ठीक है सर, और आपने ये कहा कि मुझे ये सामान आपको मेरे घर तक डिलीवर करना होगा, ठीक है सर। और जो भी प्राइस कोट किया गया था ना, दैट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और मुझे प्राइस कोट किया गया था 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए, ठीक है सर। आई होप सो यहां तक क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे ना वैल्यूएशन भी आपको पूरा समझ आएगा और ये पॉइंट भी पूरा समझ आएगा, तो आपको फिर पूरा समझ आएगा रूल 37 रेड विद वैल्यूएशन। हाँ सर, एक बारी बता दो। तो अब क्या हुआ कि मेरे को सप्लायर ने माल देना था, मैंने 2 लाख रुपए देने थे, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसको बॉर्न करना था? सप्लायर को, ठीक है सर। अब हुआ क्या प्रैक्टिकली, ध्यान से सुनेंगे। हुआ ये कि जब ट्रांसपोर्टेशन वाला अपना ट्रक लेकर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का जो बिल है 25,000 रुपये, वो आप मुझे पे करो। तो मैंने कहा सर वो तो लाइबिलिटी सप्लायर की है। वो कहता सर हाँ उसी की लाइबिलिटी है, आप आपस में एडजस्ट कर लेना। तो मैंने मिस्टर एक्स ने सप्लायर को फ़ोन मारा, और मिस्टर एक्स ने सप्लायर को क्या बोला कि भैया एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर कह रहा है कि 25,000 देने हैं, मैं दे दूं? उस सप्लायर ने बोला हाँ सर दे दो, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो 25,000 रुपये मैंने यहाँ पर पे कर दिया। तो बट व्हाट आई डिड, कम ऑन, लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर पेड बाय रिसिपिएंट, ठीक है सर। अब हुआ ये कि सप्लायर ने 2 लाख लेना था प्लस जीएसटी, बोलो, बिल्कुल। लेकिन अब भैया ने क्या किया, रिसिपिएंट को ये बोला कि देख क्योंकि तूने मेरा 25 दिया था, तो मैं जो बिलिंग करूंगा ना 175 प्लस जीएसटी की करूंगा। बिल्कुल सही था, 175 प्लस जीएसटी की बिलिंग करूंगा। क्या ये मैटर बिल्कुल सही था? हाँ सर बिल्कुल सही है। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो समझो। क्वेश्चन ये है कि जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा? क्या इसके लिए हमने सेक्शन 15(2)(b) मैंने कल ही पढ़ाया। तो मैंने क्या कहा था, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर अगर मेट बाय रिसिपिएंट हो तो क्या वो वैल्यू में ऐड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी? हाँ सर। तो अब आप मुझे बताओ 18% निकालते समय क्या 175 जितने का इनवॉइस है उस पर 18%, या वो 25 ऐड करना है एज पर 15(2)(b)? सर 25 ऐड करना है। तो बहुत बढ़िया। तो अब मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनते रहना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है सर, मजा तो खैर सर अभी भी आ रहा है। ठीक है जी, 2,11,000 रुपए की बिलिंग हो गई। क्या हमने 15(2)(b) की बात मानते हुए जीएसटी निकालते समय क्या 1,75 में 25 ऐड कर दिया? ठीक है सर। तो 2,11,000 रुपए मैंने पे कर दिए। अब जो बात है वो ये है
कि मैंने क्रेडिट कितने पे ले लिया, 2 लाख पे, और मैंने इसको पे एक्चुअली में कितना करा, 175। और गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि आपको जितने पे क्रेडिट ले रहे हो ना, वो अमाउंट अलोंग विद टैक्स आपको पे करना है विद इन 180 डेज। इसका मतलब गवर्नमेंट का जो ये सेक्शन 16 है, इसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत कहां पे आ रही है। गवर्नमेंट कहती है द कंसिडरेशन अलोंग विद टैक्स मस्ट बी पेड विद इन 180 डेज, नहीं तो आईटीसी रिवर्स। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सर ये जो 25,000 जो थे, क्या आपको लगता है कि मैं इसको दूंगा, या मैं इसके बिहाफ पर ऑलरेडी दे चुका हूं ट्रांसपोर्टर को? सर आप तो दे चुके हो। यस, तो रूल 37 ने यही बोला, एक्सेप्शन में बोला 180 डेज की कंडीशन नहीं लगेगी अगर कोई पेमेंट रिसिपिएंट ने करा था ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 15(2)(b) था। अच्छा, तो जहां 15(2)(b) लग जाता है, याद रखना, जहां क्या लग जाता है 15(2)(b), इसका मतलब आपने कुछ कंसिडरेशन सप्लायर को ना देकर क्या उसके बिहाफ पर किसी और को दे दिया। तो लॉ कहता है मैं इसको मान लूंगा कि आपने सप्लायर को ही दिया है, तो 180 डेज वाली कंडीशन आप पर नहीं लगेगी। ठीक है सर। सर दो केसेस में 180 डेज वाली कंडीशन नहीं लगती, दोबारा बताओ किस पर? सर एक उन एक्टिविटीज पर विच आर कवर्ड इन शेड्यूल 1, वेरी गुड। दूसरा उन ट्रांजैक्शंस पर जिन पर 15(2)(b) लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मैं अब इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, आओ देखते हैं। ठीक है सर, देखो, एक्स लिमिटेड ने परचेज करी है। अच्छा ये क्वेश्चन अलग है, अभी आएगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, या पहले करा देता हूं, चलो। हाँ, देखो ये क्वेश्चन देखो, एक्स लिमिटेड ने सप्लाई करा गुड्स टू इट्स ब्रांच इन दी अनदर स्टेट, अपनी ही ब्रांच को माल दे रहा है वो, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये शेड्यूल 1 में कवर्ड है? हाँ सर। अच्छा सर एक बात हो, आपने जब कल वैल्यूएशन पढ़ाया था तो आपने ये पढ़ाया था कि इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, रूल 28 लग जाएगा अगर हम डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि ब्रांचेस हैविंग सेम पैन को सप्लाई करते हैं, तो एज पर रूल 28 हम वैल्यूएशन करते थे ओपन मार्केट वैल्यू। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है 5 लाख। तो क्या इसका मतलब सप्लायर को भले ही कंसिडरेशन नहीं था, फिर भी क्या सरकार को टैक्स देना पड़ेगा? और वो टैक्स किस वैल्यू पे देना पड़ेगा? एज पर क्लॉज ए ऑफ रूल 28, क्या मुझे ओएमवी पर टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल सही। और इंटरस्टेट था तो आईजीएसटी का रेट था 12%। तो मेरा क्वेश्चन है, सप्लायर ने एज पर सेक्शन रूल 28 सब रूल 1 क्या 60,000 आईजीएसटी पे कर दिया होगा? बिल्कुल सही। तो क्या रिसिपिएंट ने आईजीएसटी का क्रेडिट ले लिया होगा? बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर 180 डेज में ब्रांच पैसा नहीं देती तो क्या ये 60,000 का क्रेडिट रिवर्स होगा? सर नहीं होगा। कारण, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किस में आ रही है? शेड्यूल 1 में आ रही है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन यही पूछा गया, ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा। रिसिपिएंट ब्रांच ने क्रेडिट ले लिया लेकिन उसने पेमेंट नहीं करी 180 डेज में, क्या उसको क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? आप लिख देना, एज पर रूल 37 कोई भी एक्टिविटी जब शेड्यूल 1 में आ जाती है तो उस पर 180 डेज का पेमेंट क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता। सर बहुत बढ़िया। सर हमने वैसे तो क्लास में सुना था, लेकिन अब ना हमारे को रिटेन हो गया सर, इसीलिए ये क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लो। कहता है एज पर सेक्शन 15(2)(b) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन any amount that supplier is liable to pay in respect of such supply but which has been incurred by the recipient of supply and not included in the price shall be added in the value. In such cases no consideration is to be paid to the supplier whether ITC is available or not. Answer is yes, ITC मिल जाएगी even if no consideration paid to supplier। रूल 37 का एक्सेप्शन कहता है कि इन केसेस में 180 डेज वाली जो कंडीशन है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, वो आप पर नहीं लगती है। कारण आप समझा चुका हूं मैं, क्योंकि आपने जब किसी थर्ड व्यक्ति को दिया था, क्या वो ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर था, तो ये प्रिज्यूम कर लिया गया मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पर्सन इज इक्विवेलेंट टू मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर। बहुत बढ़िया सर, सर पूरा समझ आ गया हमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अब आ जाओ इस क्वेश्चन। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है आपको? सर बहुत मजा आ रहा है सर, सेक्शन 16 अब हमें पूरा समझ पहली बार आया है। ठीक है, तो जब क्लास खत्म हो तो नीचे कमेंट लिख दिया करो, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके जो कमेंट में पढ़ता हूँ ना तो वो एक मोटिवेशन होता है। मुझे अच्छा लगता है कि ओके फाइन, इन बच्चों को मज़ा आ रहा है तो मुझे पढ़ाने में और मज़ा आता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे बैचेस होते हैं मुझसे से बस क्लास लेते हैं, नो कमेंट नथिंग, ऐसा लगता है पता नहीं किसको ही पढ़ा दिया मैंने, उनको कोई लेना देना ही नहीं है, उनको समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो आप हमेशा, हर बच्चा जब ये क्लास देखेगा एंड में कमेंट करना जरूर, ठीक है, कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और डेफिनेटली एवरी टाइम आई ट्राई माई बेस्ट कि और इसके अंदर कितना इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ, दैट इज वॉट आई एम डूइंग। ठीक है जी, ठीक है सर। एक्स लिमिटेड ने परचेज करा एक मशीन फ्रॉम वाई लिमिटेड। एक्स ने वाई से एक मशीन खरीदी, ठीक है सर, और मशीन को इंस्टॉल किया गया ऑन 6 फरवरी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द मशीन थी 10 लाख प्लस 18% जीएसटी, टोटल 1180। ठीक है सर, और एक्स लिमिटेड ने क्लेम करी है डेप्रिसिएशन पूरे 1180 पे। बताओ उसको आईटीसी मिलेगा या नहीं? सर याद करो, हम लोगों ने सेक्शन 16(3) पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ाया था आपने। मैंने क्या कहा था कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हो और अगर उस कैपिटल गुड्स पे आप टैक्स पे करते हो तो आपके पास चॉइस है, या तो उस टैक्स कंपोनेंट का आप आईटीसी ले लो, या फिर उस टैक्स कंपोनेंट को कॉस्ट में ऐड करके क्या आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में 10 लाख की कॉस्ट थी, 180 टैक्स था, टोटल मिलाकर 1180 हो गया। हाँ सर, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस कंपनी ने पूरे 1180 पे डेप ले लिया है तो देर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। तो क्या आईटीसी एलिजिबल होगा? आंसर इज नो। रीजन क्या? क्योंकि एंटायर अमाउंट ऑफ टैक्स पे अगर आप डेप ले लेते हो तो फिर उस पर आईटीसी का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन होती है ईदर क्लेम आईटीसी और क्लेम डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। चलो जी, अब आ जाते हैं, ये भी हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 11वां प्रश्न वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे लगता है जिसने कर लिया समझ लो उसकी तो लाइफ जिंगल आला है। क्या बात है सर, को क्या हो गया आज? चलो जी, करें शुरू? करो सर। कहता है आपको बताना है कि एक्स लिमिटेड को कितना आईटीसी मिला है। बता देंगे सर, फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। ठीक है सर, बता देंगे सर। क्या बताना है आपको? कितना आईटीसी एलिजिबल है ये आपको बताना है। ठीक है सर, हमने इनपुट ए खरीदा जिस पर हमने टोटल टैक्स पे करा 1 लाख। ठीक है, अब मान लो इसके ना बड़े सारे इनवॉइसेस आए थे, उनमें से एक इनवॉइस जिस पर जीएसटी पेबल 10,000 था वो मिस कर गया। तो मेरे पोसेशन में जो इनवॉइसेस थे इनपुट ए के, वैसे तो मैंने 1 लाख पे करा है, लेकिन उसमें से 10,000 का इनवॉइस मिस कर गया। सर आपने कंडीशन वायलेट कर दी, क्योंकि इनवॉइस मस्ट बी इन योर पोसेशन एंड इफ देयर इज नो इनवॉइस इन योर पोसेशन तो क्रेडिट आपका कट जाएगा। बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन है 1 लाख में से कितने का क्रेडिट मिलेगा? सर 90,000 का क्रेडिट मिलेगा। चलो जी, इनपुट ए कितना मिलेगा? 90,000। बहुत बढ़िया। इनपुट भी 50,000 रुपये का टैक्स पे करा आपने, लेकिन इसको हमने 2 इंस्टॉलमेंट में लेना था और अभी पहली ही आई है। सर नहीं मिलेगा क्रेडिट। क्यों मेरे बच्चे? सर आपको क्रेडिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो क्रेडिट मिलता है वो हमेशा, कमॉन कमॉन, वो हमेशा लास्ट लॉट पे मिलता है, फर्स्ट लॉट पे नहीं मिलता। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल गुड्स खरीदी और यहाँ पर आपने 1,20,000 जीएसटी पे करा है और आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया ऑन फुल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी। बताओ जी, अभी अभी बताया मैंने। सर अगर किसी भी कैपिटल गुड्स के टैक्स कंपोनेंट पे डेप क्लेम हो जाता है तो आपको आईटीसी नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। इनपुट सर्विसेज ली जिस पर मैंने टैक्स पे करा 225। सप्लायर जो था उसने गवर्नमेंट को पे ही नहीं करा, इसीलिए वो डिक्लेयर नहीं हुआ जीएसटीआर 2A में। अब मैं आपको बताता हूँ रूल 37
ना रूल 36 सब रूल 4 क्या कहता है? रूल 36 सब रूल 4 कहता है कि अगर कोई पेमेंट आपने करी है लेकिन सप्लायर ने क्योंकि अपनी जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर नहीं करा, तो उसको हम बोलेंगे अनडिक्लेयर्ड सप्लाई। ठीक है जी। और मैंने आपको कहा कि 36 सब रूल 4 के अकॉर्डिंगली अब जितनी भी अनडिक्लेयर्ड सप्लाईज होंगी उसका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट। सर अब यहाँ पे एलिजिबल से मेरा क्या मतलब था वो समझ लेंगे। यहाँ पे एलिजिबल से मतलब था कि ये मेरा जितना भी मैं लिख रहा था क्या ये एलिजिबल क्रेडिट है। अच्छा, एलिजिबल क्रेडिट का मतलब जितना आप उस पीरियड के लिए एलिजिबल थे, तो उस पीरियड के लिए मैं एलिजिबल कितना हूँ 90, तो 90,000 का 20% क्या 18,000 रुपये 36(4) के अकॉर्डिंगली अनडिक्लेयर्ड अनडिक्लेयर्ड इनवॉइसेस का रिस्ट्रिक्शन आ गया कि इतना क्रेडिट आप ले सकते हो। ठीक है सर, समझ आ गया सर। और फिर एक इनवॉइस ऐसा था जो कि 20 जनवरी 2019 का था, लेकिन उसको हम लोगों ने अभी तक इनवॉइस हमें मिला नहीं था इसलिए हमने क्रेडिट नहीं लिया। वो अभी हमें मिला है अक्टूबर में 2019 में। तो आपसे ये पूछा गया क्या इसका क्रेडिट मिल सकता है या नहीं। सर इसके लिए आपको मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 16 सब सेक्शन 4, और ये बड़े तमीज से पढ़ना क्योंकि इस पर मैं अगला क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। ठीक है सर, बड़े तमीज से पढ़ेंगे सर। देखो 16(4) कहते हैं आपको आईटीसी नहीं मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट for supply of goods or services or both after due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice या invoice in relation to debit note pertains या फिर furnishing of annual return whichever is earlier। क्या मतलब है बेटा, समझेंगे जरा। 1920 में या 1819 में अगर आपने कोई सप्लाई करी थी, ली थी सॉरी, ठीक है जी, बट आपने उसका आईटीसी किसी भी वजह से नहीं लिया, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि जिस ईयर का ये इनवॉइस था, मान लो वो इनवॉइस था 18-19 का, तो मान लो इनवॉइस था 25 अक्टूबर 2018, तो गवर्नमेंट कहती है जिस ईयर को वो इनवॉइस बिलोंग कर रहा था उसका फॉलोइंग ईयर का जो सितंबर मंथ का होगा ना ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होगी 20 अक्टूबर, या एनुअल रिटर्न की जो फाइलिंग होगी, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर तक आप ले सकते हो, उसके बाद आप नहीं ले पाओगे। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई इनवॉइस परटेन करेगा किसी फाइनेंशियल ईयर को, ठीक है, और अगर उसका क्रेडिट हमने मान लो नहीं लिया, तो क्या हम फॉलोइंग ईयर में ले सकते हैं? बिल्कुल। कब तक? सितंबर के महीने की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो भी होगी, या फिर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप ले सकते हो। अच्छा, तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जरा सोच के बताना। एक इनवॉइस था 20 जनवरी 2019 यानी कि 18-19 का। हाँ जी सर, ठीक है, जिस पर हमने टैक्स कितना पे करा था 50,000, वो अचानक अब मिला है हमें अक्टूबर के अंदर, तो क्या अभी भी हम उसको ले सकते हैं या नहीं? सर सोचने दो। सर आपने कहा था 18-19 का कोई भी इनवॉइस अगर होगा तो उसको हम नेक्स्ट ईयर यानी कि 19-20 सितंबर के ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, सितंबर के महीने की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न यानी कि 20 अक्टूबर, या फिर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न दी नहीं तो मैं मान के चल रहा हूँ वो बाद में हुई होगी, तो क्या 20 अक्टूबर तक मैं ले सकता हूँ? सर मैं ले सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या ये क्रेडिट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा, तो हमें टोटल क्रेडिट कितना मिलेगा, ऐड कर लो। सर ये मिलेगा हमें 168 मेरे ख्याल से, नहीं 158। ठीक है सर, इसका मतलब ये जो आपने 50,000 लिया ना, ये 16(4) का प्रोविजन आपने पढ़ाया। हाँ, लेकिन मैं 16(4) एक बार दोबारा पढ़ाऊंगा, दोबारा देखते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, दोबारा पढ़ाऊंगा ना तो फिर मजा आएगा। 16(4) कहता है
जिस ईयर को आपका इनवॉइस परटेन करेगा, उस ईयर का, जो भी ईयर को आपका इनवॉइस परटेन करेगा, उसका जो फॉलोइंग ईयर होगा, कॉमन उसका जो फॉलोइंग ईयर होगा, उसके सितंबर की मंथ। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना। मान लो कि ये हमने इनवॉइस 25 अक्टूबर को कटा था, 1 लाख प्लस 18,000 जीएसटी। इससे रिलेटेड डेबिट नोट मान लो 5 अप्रैल 2019 को काटा गया है, और इसका डेबिट नोट है 50,000 प्लस 9,000, तो मुझे दोनों क्रेडिट चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है, ये कब तक मिलेगा? ध्यान से सुनना, डेबिट नोट की डेट नहीं देखनी, लॉ पढ़ो ध्यान से। या इनवॉइस इन रिलेशन टू डेबिट नोट परटेन, मतलब डेबिट नोट कब परटेन कर रहा है ये नहीं देखना, जो इससे रिलेटेड इनवॉइस था उसका ईयर का अगला ईयर लेना है, ना कि डेबिट नोट का अगला ईयर। अच्छा सर, आप ये कहना चाह रहे हो डेबिट नोट भले ही इशू कब किया गया हो 19-20 में, लेकिन क्योंकि वो डेबिट नोट से रिलेटेड इनवॉइस 18-19 में आया था, तो क्या हमें डेबिट नोट का भी क्रेडिट क्या 18-19 के अगले ईयर पे देखना है? बिल्कुल सही, याद रखना। लॉ दोबारा पढ़ सकते हो आप, क्या लिखा है उसने, फॉलोइंग एंड ऑफ फाइनेंशियल टू विच सच इनवॉइस या इनवॉइस इन रिलेशन टू डेबिट नोट परटेन। ऐसे नहीं बोला उसने टू विच डेबिट नोट परटेन, उसने क्या बोला, इनवॉइस इन रिलेशन टू डेबिट नोट परटेन। ठीक है सर, समझ आ गया सर। तो मैं अब इस पर आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। ठीक है सर, एक इनवॉइस 49 नंबर डेटेड 28 जनवरी 2020 यानी कि 19-20 में काटा गया था, 415 प्लस जीएसटी। उससे रिलेटेड डेबिट नोट पर्टेनिंग टू द इनवॉइस 25 अप्रैल 2020 यानी कि 20-21 में कटा था। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कहूं कि कंपनी ने अभी तक एनुअल रिटर्न 31 अक्टूबर तक नहीं फाइल करी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बस इतना बता दीजिए कि इनका क्रेडिट कब तक लिया जा सकता है। तो आओ देखते हैं सर। देखो सर, इनवॉइस पर्टेनिंग टू विच ईयर सर, 1920। तो आपने कहा था फॉलोइंग ईयर ले लेना 20-21, और इसके सितंबर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 20 अक्टूबर 2020, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो ये तो अभी तक फाइल नहीं हुई, तो सर यहां तक तो मैं ले सकता हूं इस इनवॉइस का। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ डेबिट नोट, कब कटा, 20-21। लेकिन मैंने अभी अभी बताया डेबिट नोट जिस ईयर में कटा उसका फॉलोइंग ईयर लेना है, या डेबिट नोट के जिस इनवॉइस से रिलेट कर रहा था उसके ईयर का नेक्स्ट ईयर लेना है। सर डेबिट नोट से रिलेटेड पहले इनवॉइस कब कटा था ये बताओ, 1920 में, तो उसका फॉलोइंग ईयर यानी कि 2021, यानी कि वही सेम 20, यानी कि 20 अक्टूबर 2020 तक क्या आप दोनों क्रेडिट लेने हैं आपने। ठीक है सर, समझ आ गया। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो डेबिट नोट की अपने आप में कोई औकात नहीं है, क्या डेबिट नोट का भी क्रेडिट लेने के लिए क्या हमें उससे रिलेटेड इनवॉइस के हिसाब से टाइम काउंट करना है, बस यही तो बता रहा हूँ। ठीक है सर। सर ये आपको 16(4) सेक्शन 16 सर पूरा क्लियर हो गया मेरा, और आप देख सकते हो कि सेक्शन 16 समझने में हम लोगों ने करीब 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 कितनी 12 इलस्ट्रेशन हमने समझी जस्ट टू अंडरस्टैंड सेक्शन 16। सर बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो रट गया सर ये। चलो अब मैं सीधा ही ना 17(5) पे जा रहा हूँ, ब्लॉक क्रेडिट्स। आपको याद होगा सेक्शन 17 के अंदर, सेक्शन 17 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और सेक्शन 18 इसके क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा। तो आज मैं 17(5) के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि कुछ क्रेडिट जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ सर आपने बताया तो था, तो आपको मैं फटाफट से पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताना। शुरू करें, शुरू करते हैं सर। बताओ, एज पर सेक्शन 17 अगर कोई मोटर व्हीकल जो कि यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हो, ठीक है सर, अगर वो अप टू 13 पैसेंजर्स की सिटिंग कैपेसिटी इंक्लूडिंग ड्राइवर होती है, तो क्या उसका क्रेडिट ब्लॉक होता है? हाँ सर, बिल्कुल होता है सर, अप टू 13 पैसेंजर्स तक इंक्लूडिंग ड्राइवर, याद रखना, ब्लॉक होता है। ठीक है, बट उसमें एक्सेप्शन थी। अगर मैं मोटर व्हीकल खरीद के मोटर व्हीकल बेचता हूँ, हाँ सर, अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूँ
और मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बिजनेस करता हूँ। हाँ सर। अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूँ और लर्निंग इंस्टीट्यूट, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलता हूँ। हाँ सर। अच्छा, अगला, अगर कोई मोटर व्हीकल मेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो तो सर एलिजिबल। ठीक है। एयरक्राफ्ट और शिप सर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, या फिर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, या फिर अगर हम उसको खरीद रहे हैं बेचने के लिए, या फिर फॉर नेविगेशन पर्पसेस, तो क्रेडिट अलाउड, अदरवाइज क्रेडिट्स नहीं मिलते। ठीक है सर। फिर हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि इन रिलेशन टू दीज मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड शिप जिनका क्रेडिट नहीं मिलता, तो याद रखना उनकी रिपेयर पे जो जीएसटी होगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता, और उनकी इंश्योरेंस पे जो जीएसटी होता है उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता। और इन सब चीजों का जिनका क्रेडिट नहीं मिलता, इनको अगर आप हायरिंग पे लेंगे तो हायरिंग चार्जेस पर जो जीएसटी होगा उसका भी क्रेडिट नहीं मिलता। अच्छा, मतलब सर इनसे रिलेटेड किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं मिलता, ये मान लो सर, लर्न हो गया हमें। सर ठीक है, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, आइए देखते हैं। रिलायंस कंपनी ने परचेज करी 10 कार विद सिटिंग कैपेसिटी 5%, नॉट अलाउड। रिलायंस कंपनी ने परचेज करे 2 ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अलाउड। रिलायंस कंपनी ने परचेज करी 3 मोटर व्हीकल विद सिटिंग कैपेसिटी 15%, सर अलाउड। 13 से ऊपर है तो अलाउड। एक्स लिमिटेड ने परचेज करी 2 कार विद सिटिंग कैपेसिटी 4% फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सर अलाउड। एक्स लिमिटेड ने परचेज करी 20 कारें बेचने के लिए, अलाउड। एक्स लिमिटेड ने 5 कारें खरीदी विद सिटिंग कैपेसिटी 4 फॉर रनिंग एंड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, सर अलाउड। आई होप सो समझ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। स्पाइस जेट कंपनी परचेज करती है एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, अलाउड। स्पाइस जेट कंपनी ने पेड करा 2 लाख ऑन रिपेयर एंड 20 लाख ऑन इंश्योरेंस फॉर एयरक्राफ्ट विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। याद रखना, एयरक्राफ्ट पे अगर क्रेडिट मिल रहा है तो उसकी रिपेयरिंग का जीएसटी और उसके इंश्योरेंस के जीएसटी का भी क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है सर। सलमान खान ने परचेज करा पर्सनल जेट एयरक्राफ्ट, सर नॉट अलाउड। सलमान खान ने पे करा इंश्योरेंस ऑफ जेट एयरक्राफ्ट, उस पर जीएसटी नॉट अलाउड। सलमान खान ने इनकर करा रिपेयर और उस पर जीएसटी नॉट अलाउड। सलमान खान ने एयरक्राफ्ट लीज पर लिया, लीज रेंट दिया 10 लाख प्लस जीएसटी, क्रेडिट नॉट अलाउड। जिस एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिल रहा उसको लीजिंग करने पे भी क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है सर, समझ आ गया सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेक्शन 17(5) चल रहा है हमारा। तो 17(5) में मोटर व्हीकल मैंने करा दिया आपको, मैंने साथ में करा दिया एयरक्राफ्ट और शिप करा दिया। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन, अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं, सर आपने बताया था सर, याद है हमें, कि अगर कोई भी चीज किसी को गिफ्ट दी जाए तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता। बिल्कुल सही। तो यही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैंने किसी को मोटर व्हीकल गिफ्ट दिया है तो क्या क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो, सर हमें क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब मैंने कहा कोई भी चीज अगर गिफ्ट दे रहे हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ सर, याद है हमें। लेकिन इसमें मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताई थी, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, लैपटॉप खरीदा एक एम्प्लॉयर ने जिस पर जीएसटी पे करा 10,000 और वो गिफ्ट दे दिया एम्प्लॉय को। इसमें आपको याद होगा एक सर्कुलर मैंने कराया था, और उस सर्कुलर के अकॉर्डिंगली मैंने क्या कहा था, अगर तो कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में आ जाती है, और आपको याद होगा शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटी थी, जिसमें से एक एक्टिविटी थी कौन सी, कि जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को किसी भी तरह का गिफ्ट देता है, अगर उसकी वैल्यू 50,000 से अधिक है तो क्या वो एज पर शेड्यूल 1 सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगा। हाँ सर, आपने बताया तो था। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है उसको जवाब देंगे, अगर वो चीज जीएसटी में आ जाती है तो क्या एम्प्लॉयर को गिफ्ट देने पर क्या जीएसटी लग रहा है? हाँ सर, तो फिर इसका क्रेडिट भी एलिजिबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने। लेकिन अगर यही एम्प्लॉयर अपने किसी क्लाइंट के लिए मान लो लैपटॉप खरीद के देता गिफ्ट में, तो ये शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं था, तो ऐसे गिफ्ट पर जो लैपटॉप खरीदा था आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ओके 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 सर, आप ये कहना चाहते हो गिफ्ट पे क्रेडिट मिल सकता है अगर वो शेड्यूल 1 में आ रहा है, लेकिन अगर वो चीज शेड्यूल 1 में नहीं है तो उस गुड्स पर जिसे आपने आगे गिफ्ट कर दिया आपको क्रेडिट नहीं मिलता, ध्यान रखना। लेकिन उस गुड्स पर जिसे आपने आगे गिफ्ट दिया क्रेडिट मिल जाएगा अगर वो शेड्यूल 1 में कवर्ड हो जाए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया हमें। ठीक है,
मेरा अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं बेटा, एक बारी अगर आपने इनको समझ लिया मुझसे तो आपको तो बड़े मजे आएंगे, आपको लगेगा सर बहुत आसान हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें। ठीक है सर, चलो स्टार्ट करें आगे। सर कितने क्वेश्चन हैं सर, हम थक रहे हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूँ। बस 3 क्वेश्चन है, सो 3 क्वेश्चन 3 मिनट। ठीक है सर। गुड्स आपने इस्तेमाल करी कंस्ट्रक्शन में फॉर एडिशनल फ्लोर। सर आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था, कोई भी मटेरियल जिसे खरीदा जाता है, जिस पर जीएसटी पे किया जाता है, जिसे यूज किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका क्रेडिट नहीं मिलता। हाँ सर, भले ही फिर वो आपके इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही क्यों ना यूज हो रहा हो। हाँ सर, कराया था। तो मुझे बताओ, अगर आपने भले ही अपना ऑफिस का फ्लोर बनाया हो तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। गुड्स परचेज करा फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग फैक्ट्री शेड, जो कि कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद रखना, आप अभी भी किताब खोल लो दोबारा से, देखना उसमें एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, और एक्सप्लेनेशन में ये लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रेनोवेशन रिपेयरिंग टू द एक्सटेंट इट इज कैपिटलाइज्ड। याद रखना, अगर कोई छोटी मोटी रिपेयर्स होती हैं जिसे आप पी एंड एल से राइट ऑफ करते हो तो क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ी रेनोवेशन, बड़ा रिपेयर किया जा रहा है जिसको कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स किया जा रहा है, तो उस पर भी क्रेडिट्स नहीं मिलते, ध्यान रखना। अच्छा, तो ये जो रिपेयरिंग है ना, इसका जो माल खरीदा गया था रिपेयरिंग के लिए, उस पर क्रेडिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे हमने कैपिटलाइज्ड करा है किताबों में। अच्छा, तो सर इसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा बिल्कुल, लेकिन दोबारा देखना, गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, द कॉस्ट ऑफ विच इज डेबिटेड टू पी एंड एल, इसका मतलब ये माइनर रिपेयर्स है। और याद रखना, माइनर रिपेयर्स पे अगर आप जीएसटी पे करके आए हो तो क्रेडिट मिल जाता है। सर ये लिखा हुआ है किताब में, अभी भी खोल लेना, सेक्शन 17(5) आप निकालो, और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पढ़ोगे तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है सर। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, छोटी रिपेयर्स जिन्हें हम पी एंड एल में क्रेडिट करते हैं, उससे रिलेटेड अगर मटेरियल आ रहा है तो क्रेडिट मिलता है। बड़ी रिपेयर्स जिन्हें हम कैपिटलाइज करते हैं, उससे रिलेटेड क्रेडिट्स नहीं मिलते। बहुत बढ़िया सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। सीमेंट को यूज किया गया फॉर मेकिंग प्लांट एंड मशीनरी, फाउंडेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। याद रखना, प्लांट एंड मशीनरी मूवेबल होता है, ठीक है, तो उसके फाउंडेशन के लिए अगर आपने कुछ भी खरीदा है तो उसका क्रेडिट एडमिसिबल होता है, याद रखना। ठीक है सर, तो टोटल क्रेडिट कितना मिलेगा सर? 14 + 12, 26,000 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर ए ऑफ यूएसए बीइंग सर्विस प्रोवाइडर came to India to assemble parts of machinery. He also imported goods worth rupees 10 lakh, paid following custom duties, BCD, IGST. फिर उसने कुछ लोकल इनपुट भी खरीदे जिस पर उसने जीएसटी पे करा है 50,000। आपको बताना है कि उसको आईटीसी कितना मिलेगा। सर आप किताब खोल के पढ़ लीजिएगा, क्या लिखता है वहां पे, जितने भी नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं जो बाहर से आते हैं, उन्हें आईटीसी नहीं मिलता एक्सेप्ट उन इनपुट्स पर जिसको वो खुद इंपोर्ट करके लाते हैं और जिसका वो टैक्स खुद से पे करते हैं। हाँ सर, आपने बताया था। तो मुझे बताओ, जो उसने लोकल परचेजेस करी थी उसके टैक्स का तो क्रेडिट मिलता ही नहीं है, ये 17(5) में क्लियर लिखा हुआ है। हाँ, जिन गुड्स को उसने इंपोर्ट करा है ना, उसका क्रेडिट उसे मिल सकता है, लेकिन कब? जब उसने अपने आप से पे करा है। तो अब आप मुझे बताओ, बीसीडी और आईजीएसटी में किसका मिलेगा? सर आपने तो कहा सबका मिलेगा ना, मैंने कहा क्रेडिट लेने के लिए क्या इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में आना चाहिए? हाँ सर, और इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था, सिर्फ आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्टेड गुड्स होता है। ओहो, बीसीडी तो होता ही नहीं इनपुट टैक्स में, बेसिक कस्टम ड्यूटी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में कहाँ लिखा है? हाँ सर, सिर्फ आईजीएसटी लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, तो क्रेडिट तो मिलेगा लेकिन कितना? 198,540। ओके ओके सर, ओके सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है बच्चे, लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन जाते जाते मैं आपको दूंगा। ठीक है, मैंने बार बार कहा आपको बताना है कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, और अच्छा अच्छा लिखना है ना, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, पढ़ने के बाद कल बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा।
चलो लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। एबीसी लिमिटेड एंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन एक्स। उसने फॉलोइंग आइटम्स को प्रिक्योर करा, बताओ आईटीसी मिलेगा या नहीं। शुरू करें। देखो पहला, परचेज्ड ट्रांसफॉर्मर टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मिल जाएगा। ट्रक यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, मिल जाएगा। रॉ मटेरियल खरीदा जिस पर जीएसटी पे करा 2 लाख, मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स फॉर एम्प्लॉइज, ये नहीं मिलेगा। सर अगर आपको याद हो तो ब्लॉक क्रेडिट में एक पॉइंट था, फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलता। हाँ सर बताया था आपने। मेंबरशिप ऑफ क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉइज, सर ये भी नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता, मैंने बताया था ना, कुछ खर्चे रिलेटेड टू एम्प्लॉइज अगर आप करते हो तो उनका क्रेडिट सिर्फ तभी मिलता है अगर वो ऑब्लिगेटरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। अगर आप वॉलंटरली कर रहे हो तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता। ठीक है सर। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, मतलब ही नहीं बनता। गुड्स परचेज विदाउट इनवॉइस, मतलब ही नहीं बनता। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एम्प्लॉइज ऑब्लिगेटरी अंडर द लॉ, मिल जाएगा। लेकिन अगर ये ना लिखा होता तो मैं क्या बोलता, नहीं मिलेगा। लो जी, क्लियर हो गया सर, समझ आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ठीक है जी, तो किसका क्रेडिट मिलेगा किसका नहीं, हमने 17/5 खत्म कर दिया। और याद रखना आईटीसी के चैप्टर में, आईटी की चैप्टर में कल जो मैं कराऊंगा उसमें मैं सेक्शन 18 और सेक्शन 17(1), 17(2), 17(3), 17(4) ये प्रोविजन करा दूंगा एंड मेरा आईटीसी का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। सर मजा आ गया सर। ठीक है जी, चलो जी। तो हमने आज अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस करे और करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है हमारा कि हमें क्वेश्चन लर्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि थ्रू दीज क्वेश्चंस क्या हमें लॉ को और अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग बदल सकती है, लेकिन अगर लॉ इन क्वेश्चन से और अच्छा हो गया है तो आई एम वेरी श्योर हम वो वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। चलो अब एक क्वेश्चन आपके लिए, लिखो जरा, सजेस्ट आईटीसी अवेलेबल कितना होगा। ठीक है जी, तो रिलायंस कंपनी ने इनकर करे हैं फॉलोइंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहां पे मैं उसकी एक्टिविटी बता रहा हूं और यहां पे जीएसटी पेड बता रहा हूं। बस आपने अंत में क्या लिखना है, हाउ मच क्रेडिट इज एडमिसिबल। ठीक है सर, लिखो परचेज्ड 2 मोटर व्हीकल, सिटिंग कैपेसिटी 8 पैसेंजर्स, जीएसटी पेड 2 लाख। परचेज्ड एयरक्राफ्ट, जीएसटी पेड 4 लाख। ये फॉर पर्सनल एंड फॉर एम्प्लॉइज है। ठीक है सर। परचेज्ड 1 ट्रक, जीएसटी पेड 2 लाख। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एम्प्लॉइज, जीएसटी पेड 5 लाख। ऑब्लिगेटरी अंडर लॉ, इंश्योरेंस ऑफ मोटर कार एयरक्राफ्ट, उस पर जीएसटी पेड 2 लाख। इंश्योरेंस ऑफ ट्रक, जीएसटी पेड 3 लाख। बेवरेजेस फॉर एम्प्लॉइज, जीएसटी पेड 2 लाख। गिफ्ट टू एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, 5 लाख। गिफ्ट टू क्लाइंट शेड्यूल 1 नॉट कवर्ड, जीएसटी पेड 8 लाख।
आपको बताना है हाउ मच क्रेडिट इज एडमिसिबल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड पढ़ते रहिए, ठीक है, और मजे लेते रहिए, ठीक है जी, थैंक यू, एंड कल मिलेंगे दोबारा से, ठीक है, और कोशिश करनी है क्लास को साथ साथ ही देखना है, और साथ साथ ही आपने अपने भी सेक्शंस बुक से ख़त्म करने हैं, ठीक है सर, डन।